हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग के। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। और हमारा पीवाईक्यूज का सेशन भी लगातार अब वीडियोज अपलोड हो रहे हैं आपके एक हफ्ते से। और आज हमारा फिजिक्स में सेकंड पीवाईक्यूज का सेशन है, और जिसमें हम लोग 2025 के पीवाईक्यूज देख रहे हैं। और एमसीक्यू प्लस हमने वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमारी बारी है भाई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने की। और जैसा कि आपको पता है भाई कि पिछली साल का जो पेपर आया था वो सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर था फिजिक्स का। तो भाई साहब आपको काम तो करना ही चाहिए, और उससे अच्छा क्या ही होगा, जो सबसे टफेस्ट पेपर था उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई मेरा यही कहना है, आप कंसिस्टेंट होकर के, भाई हो या बहनें हो जो भी हैं, ठीक है, तो आप कंसिस्टेंट होकर के चीजों को प्रैक्टिस करें, एक बार लगे, ठीक है। कुछ मैराथन से नहीं होता है, पास मात्र हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ बड़ी कुछ नहीं कर सकते हैं। और पास होना ही आज के डेट में जिस हिसाब से दुनिया में कंपटीशन है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। घर वाले नहीं पूछेंगे और तो छोड़ दो, दुनिया क्या पूछेगी। चलो भाई काम पे आते हैं। अब हम बात करें 21 का क्वेश्चन है। ये ए पार्ट है, मतलब कि इसमें क्या है, दो चॉइसेस मिलेंगे आपको, इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। जब भी क्या होता है बेटा, ए और बी पार्ट बनता है तो उसमें क्या होता है, एक इंटरनल चॉइसेस मिलती है आपको। इंटरनल चॉइसेस का मतलब ये है कि आपको सेक्शन के अंदर क्वेश्चन के अंदर और का ऑप्शन मिलेगा। ये नहीं कि आपको सेक्शन के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा कि भैया इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन करने, ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये 21A, टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। दो बैटरीज हैं जिनका ईएमएफ क्या भाई 3 वोल्ट है और 6 वोल्ट है। डेटा कलेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक का क्या है भाई ईएमएफ 3 वोल्ट और दूसरे का है 6 वोल्ट। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये और ये 0.2 और 0.4 ओम। और इनको क्या किया गया है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन, वो जो कॉम्बिनेशन है, वो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन जो है, उसको क्या किया गया बेटा, कनेक्टेड टू 4 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। इनको क्या किया गया भाई, 4 ओम ऑफ रेजिस्टेंस के साथ इन्हें कनेक्ट किया गया। क्लियर कट, कोई आपत्ति है नहीं मेरे ख्याल से। आपको ये बात समझ में आ गया, दो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले ईएमएफ जो है 3 वोल्ट और 6 वोल्ट के, उनको कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, जिसका कि क्या भैया वैल्यू 4 ओम है। अब आपको निकालना क्या क्या है, तो अब आपको निकालना है जो यहाँ पे मेंशन है इनका। एक में निकालना इक्विवेलेंट ईएमएफ, दूसरे केस में निकालना इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और तीसरे केस में निकालना करेंट ड्रॉन फ्रॉम दी कॉम्बिनेशन। तीन चीजें निकालनी, हर एक पे एक एक नंबर, कुल मिलाकर 3 नंबर। अब देखो भाई, यदि हम बात करें तो पूरा सेटअप जो है कुछ इस प्रकार से है। एक ईएमएफ यहाँ पे लगा हुआ है, हो गया भाई, हाँ। एक ईएमएफ यहाँ पे लगा हुआ है जिसके अंदर R1 रेजिस्टेंस है। दूसरा ईएमएफ ऐसे लगा हुआ है और इनसे जुड़ा हुआ है तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ओके, यहाँ पे एक E1 ईएमएफ है, यहाँ पे E2 ईएमएफ है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R2 हमने मान लिया, ठीक है। E1 किसको मान रहे हैं हम, 3 वोल्ट वाले को मान रहे हैं। तो R1 किसको लेंगे हम, 0.2 ओम को। क्लियर बात है। E2 किसको मान रहे हैं, E2 मान रहे हैं हम 6 वोल्ट वाले को। तो R2 किसको लेंगे, 0.4 ओम को। क्लियर बात है। और एक्सटर्नल R क्या होगा तुम्हारा, 4 ओम। ये पूरा गिवन डेटा है सर्किट के फॉर्म में, मैंने दिखा दिया। अब यदि हम आगे बात करें तो हमें निकालना क्या है, ई इक्विवेलेंट। देखो भाई, ई इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ पैरेलल, सही बात है। अब बात करें हम तो आपको पता होगा, इन द केस ऑफ सीरीज इक्विवेलेंट जो होता है, क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश EN, डायरेक्ट हो जाता है। सिमिलरली आगे ई पैरेलल जो होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डैश डैश EN अपॉन RN। अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश 1 अपॉन RN। इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद रखेगा सर, इतना नहीं याद करना आपको, केवल आपको जो इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ पैरेलल याद करना, वो करना केवल दो कॉम्बिनेशन के लिए। तो इन द कॉम्बिनेशन ऑफ, इन द केस ऑफ टू पैरेलल ईएमएफ, क्या पैरेलल ईएमएफ, उसका रिजल्ट आपको रट भी चुका होगा मेरे ख्याल से, किसी ने तो पढ़ाया ही होगा। ई इक्विवेलेंट इस केस में आता है बेटा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
इसी को हम क्या लिखते हैं भाई, जब हम सॉल्व करते हैं वही रिजल्ट आपको याद करनी है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपको रिजल्ट असल में याद करना है। क्लियर हो गया बात, कोई आपत्ति? अब यहीं से हम ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे फट से। अगली हम बात करें भाई, अगला हम बात करें आपसे, तो अगला रिजल्ट जो हम निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे। अब क्या चाहिए हमें, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी चाहिए, वो भी हम निकाल लेंगे भाई। अब यदि हम बात करें पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या आता है भाई, सीरीज की भी लिख लेते हैं भाई। सीरीज में क्या आता है, तो सीरीज में आता है सीधा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN। लेकिन आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल की बात करें, क्या बात करें, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल की बात करें तो क्या आता है 1/R1, ये 1/RP करके आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश 1/RN। क्लियर होगी बात है। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो आरपी इन केस ऑफ टू रेजिस्टर, सिमिलरली आपको ये याद भी करवाया गया होगा, ठीक है। क्या आ जाता है भाई आपका सीधा, तो आप कहेंगे सर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 आता है। क्लियर होगी बात है। अब दोनों रिजल्ट हमने लिख दिया यहाँ पे, अब फटाफट कैलकुलेट करते हैं। ई इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाले हम, इक्विवेलेंट निकाले हम। E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू है 3 वोल्ट इंटू R2 की वैल्यू क्या है भाई 0.4। इस बात का ध्यान देना, इसमें गलतियां हो जाती है बच्चों से। E1 R1 कर देते हैं, 6 इंटू R1 की वैल्यू क्या है भाई 0.2 अपॉन में R1 प्लस R2 0.2 प्लस 0.4। यहाँ पे सॉल्व करोगे 4 3 12 1.2 6 2 12 1.2 कितना आ गया 2.4 अपॉन 0.6। व्हेन वी कैलकुलेट इट इट विल बिकम्स 4 वोल्ट। कितना आ गया भाई 4 वोल्ट के इक्वल आ गया। क्लियर हो गई बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हमें चाहिए आरपी। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या, पैरेलल वालों का इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि इंटरनल का ही तो निकालना है आपको। तो यहाँ पे हम निकालें आरपी, तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R2, एक है 0.2 एक है 0.4, डेटा दिख रहा है ना यहाँ पे आपको। अब यदि बात करें 0.2 प्लस 0.4, अब यहाँ पे आप सॉल्व करें तो क्या आएगा 0.08 सर अपॉन में 0.6। व्हेन वी सॉल्व इट वी विल गेट 8 अपॉन 60। ओके, नहीं दिखा गया, डेसिमल काटने आता है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 15 4 जा 60, 2/15 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 2/15 आ गया। कोई आपत्ति है यहाँ पे, नहीं, बढ़िया। आगे चलते हैं अब यदि हम आगे चलें तो अब हमें क्या निकालना है भाई, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, क्या आ गया रेजिस्टेंस ओम में। अब हमें निकालना है करेंट, करेंट रॉन। अब ये बताओ जो नेट रेजिस्टेंस आया बेटा, अब नेट रेजिस्टेंस आया तो वो पूरी सर्किट को क्या करेगा, गायब करेगा। क्या करेगा, अब नेट से रिप्लेस कर देंगे ना हम। अब क्या करेंगे हम, नहीं मानोगे भाई, लो हम क्या करेंगे अब नेट से रिप्लेस कर देंगे। जब नेट से रिप्लेस कर देंगे तो सर्किट क्या बन जाएगी तुम्हारी, तो सर्किट कुछ इस प्रकार बन जाएगी, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, जो कि क्या है 2/15। ये क्या आ जाएंगे भाई आपके, ये आ जाएंगे आपके, कितना आ गए थे 4 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। कोई आपत्ति किसी को, मेरे ख्याल से तो अब नहीं होगी, यहाँ पे क्लियर कट होगा एकदम बढ़िया। अब हम आगे चले, यदि अब हम आगे चलें तो आगे यदि हम देखते हैं क्या देखना भाई, हमें निकालना आई नेट। क्या निकालना, आई नेट। आई नेट इक्वल टू होता क्या, ई इक्विवेलेंट अपॉन में, अब देखो तो ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हो गए, अब ये सीरीज में आ चुके हैं। किस में आ चुके हैं, सीरीज में आ चुके हैं। तो यदि ये सीरीज में आ चुके हैं तो हम क्या लिख देंगे सीधा भाई, तो हम सीधा लिख देंगे सर आर प्लस इंटरनल का आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 4 वोल्ट अपॉन में आर क्या है 4 प्लस 2/15। यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 अपॉन में 15 4 जा 60 प्लस 2/15। यहाँ से आ जाएगा सर 15 ऊपर जाएगा 60 अपॉन में 62, सो इट बिकम्स 30/31 एम्पियर करंट। क्लियर कट, आ गया यहाँ तक। कोई आपत्ति हो यहाँ पे तो बताइएगा आप। ये ऑलमोस्ट क्या दिख रहा है आपको, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो यानी 0.9 समथिंग में आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं आसानी से। बोलो यार,
बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन लगा। ठीक है, आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ओहो हो, इस क्वेश्चन को यदि मुझे कराना हो तो मैं शॉर्ट ट्रिक से तुरंत क्या कर दूं, इसे खत्म कर दूं। क्वेश्चन है क्या, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू अक्रॉस एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ ई, keeping the cell constant, ठीक है, connected, okay, cell connected, the length of the conductor is increased to 2L by gradually stretching it। कह रहा है भाई कि कोई सर्किट है जिसमें क्या है भाई, कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन्होंने क्या दिया है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इन्होंने दिया है एल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसको धीरे धीरे खींचना शुरू किया, क्या किया, धीरे धीरे खींचना शुरू किया। अब धीरे धीरे जब इसे खींचना शुरू किया तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम्स, लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम्स 2L डैश। एक बात बताओ यार, कोई वायर है उसका थिकनेस क्या होगा, जब उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी थिकनेस क्या होगी, घट जाएगी, यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। समझ में आ गई नहीं बात। लेकिन एक चीज होगी उसमें हमेशा कि वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर होगी बात है। इसका शॉर्टकट यदि मैं तुम्हें बताऊं तो 2 सेकंड का है मात्र, कितने का है, 2 सेकंड का है। लेकिन पहले लॉन्गर समझ लेते हैं। तो यदि बात करें, लेंथ एल है और ये इतना है। अब पूछा क्या है आपसे, तो इसमें आपसे दो चीजें पूछी है कि एक तो भैया आर और आर डैश का रेशियो बताना है। यदि इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और फाइनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आर डैश है, तो और उसमें ये भी दे रखा है वीडी और वीडी डैश जो है इनिशियल और फाइनल वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपको रिलेशन इन दोनों का निकालना है, आर डैश आर का और वी डैश डी और वीडी का, यही तो पूछा है। बोलो भाई, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले तो हमें पता करना होगा कि आर की डिपेंडेंसी किन किन चीजों पे है। तो हम यदि बात करें आपसे, तो आर आपको पता होगा, आर इक्वल टू होता क्या है, तो आप कहेंगे सर रो एल अपॉन ए होता है। क्लियर बात है। तो रो डैश आर डैश क्या हो जाएगा बेटा, जब लेंथ हमने चेंज किया तो आप कहेंगे सर रो एल डैश अपॉन में ए डैश लिख सकते हैं, कोई आपत्ति की बात है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यदि हम आपसे बात करें, सर पुराना वाला लेंथ तो हमें पता है एल, नया वाला लेंथ हमें पता है 2L है। अब हम मान लेते हैं भैया पुराना वाला एरिया जो होगा, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंडक्टर का क्या है, ए है। अब नया वाला एरिया क्या है भाई, एरिया ऑफ कंडक्टर अब क्या है, बड़ी बात ये है सर वो तो नहीं पता, तो ए डैश हमने मान लिया है, और लेंथ जो एल डैश हमने लिखना है वो क्या है, 2L है। क्लियर है। तो यहाँ यदि बात करें सर एरिया निकलेगा कैसे, तो भाई अभी मैंने बताया कि जब भी कोई कंडक्टर सेम है, क्या है, कंडक्टर सेम है, ठीक है, तो भाई उसका अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना, कैपेसिटी तो उतना ही रहेगी ना, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। इसका मतलब जो वॉल्यूम इस वायर का रहा होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। और वॉल्यूम होता क्या बेटा, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू ए डैश इंटू लेंथ। तो यहाँ से यदि हम बात करें ए इंटू एल, ए डैश एल डैश यहाँ पे कर लो, एल डैश की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 2L। तो यहाँ से ए डैश क्या आ गया आपका, एल से एल गायब हुआ, ए अपॉन 2 आ गया। क्लियर है, कोई आपत्ति है यहाँ पे। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो वैल्यू अब हम पुट कर सकते हैं आर डैश में, रो एल डैश की वैल्यू क्या है बेटा 2L, ए डैश की वैल्यू क्या है ए बाई 2। क्लियर है। अब यहाँ से देखें ये दोनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। अब यदि मैं कहूं आपसे रिलेशन पूछा गया तो एक ही तरीका होता है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आर अपॉन में आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन ए अपॉन में 2 रो एल अपॉन में ए बाई 2। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा रो एल अपॉन में ए, रो एल अपॉन में ए सर सीधा सीधा कैंसिल है। अब आपका बच क्या गया, तो सर हमारा बच जा रहा है आपका, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके, रो एल 2L ए बाई 2 हो गया, ओके। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारा बच क्या जा रहा है भाई, अच्छा भाई अब यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसका 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आगे गया आर अपॉन में आर डैश इक्वल टू 1/4। ये बात समझ में आई आप लोगों को, 4 कैसे आ गया, क्योंकि देखो ये नीचे जो फ्रैक्शन है
इस फ्रैक्शन में क्या है बेटा, नीचे जो पार्ट है डिनोमिनेटर वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आपको पता है डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन क्या जाता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से आंसर क्या है आपका, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया सर कि आर डैश इक्वल टू क्या है 4l है, क्या है 4l। क्लियर बात है। अब यदि हम बात करें इसका शॉर्टकट, क्या बात करें शॉर्टकट, शॉर्टकट इसका मात्र क्या है 2 सेकंड का। क्या भाई, यदि नया लेंथ ओल्ड लेंथ, ठीक है, इनिशियली जो लेंथ है, इनिशियल जो है लेंथ एल है, क्या है एल है, और फाइनल लेंथ क्या, फाइनल लेंथ यदि एन एल हो गया, क्या हो गया एन एल हो गया, तो इस केस में बेटा इनिशियल केस में लेंथ एल है तो हमने मान लिया रेजिस्टेंस आर है, इस केस में रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर डैश है, तो आर डैश जो होगा बेटा इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एल हो जाता है सीधा। अब लगाओ इसको, इनिशियली लेंथ क्या था एल था, फाइनली कितना हो गया 2l हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा आर डैश इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू, अरे एल नहीं आर कर दो यहाँ पे, क्या हो गया तो यहां से क्या आ गया 4 आर के इक्वल आ गया भाई, रेजिस्टेंस का रिलेशन रेजिस्टेंस में तो निकालना है। क्लियर। सिमिलरली यदि बात करें एरिया के केस हो, क्या एरिया का केस हो, इनिशियल यदि एरिया जो है क्या है ए है, उस केस में रेजिस्टेंस यदि आर है, क्या है आर है, फाइनल यदि एरिया एन ए हो गया, एन कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो उस केस में बेटा जो रेजिस्टेंस होगा आर अपॉन में, पहले लिख लेते हैं, मान लिया हमने रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे नए वाले केस में जो फाइनल आ गया आर डैश, तो आर डैश जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा आर अपॉन में एन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गई बात है, एकदम क्लियर कट, कोई आपत्ति नहीं ना। तो इस चीज को आप याद रखो, आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, ये शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हो धड़े से, ठीक है। अगला देखो भाई क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है वीडी वी डैश डी और वीडी का रिलेशन निकालना। अब यदि हम बात करें वीडी का, वीडी इक्वल टू होता क्या, तो आप कहेंगे सर माइनस ई अपॉन में एम इंटू टाउ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है। चेंज क्या होने वाला है लेंथ से भाई, तो लेंथ से चेंज होने वाला है, कंडक्टर के लेंथ चेंज होने से चेंज क्या होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आपको बात करें तो एक कंडक्टर यदि है इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जाता रहता है, ठीक है। इसका लेंथ एल है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो क्या होता है बेटा v इक्वल टू ई बाई एल होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, या v इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ ई डॉट एल होता है। क्लियर हो बात है, आपको ये बात पता होगा हमेशा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि हम यहां से हम देखें इस रिलेशन को इस्तेमाल करें सीधा, तो E इक्वल टू आ क्या गया आपका, तो आप कहेंगे सर माइनस वी अपॉन एल आ जा रहा है, क्या जा रहा है माइनस वी अपॉन एल आ जा रहा है। अब इसको इसमें पुट करें आप, तो यहाँ से वी डी अपॉन में वी डी डैश की बात है, तो एक केस में क्या होगा भाई, अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी वी डी की है किस पे, डिपेंडेंसी किस पे है केवल ई पे है, किस पे है ई पे है, तो हम ई को लेके केवल चलते हैं, तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा माइनस वी अपॉन में एल हो जाएगा, दूसरे केस में क्या हो जाएगा माइनस वी अपॉन में 2l हो जाएगा, लेंथ ही तो बढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से v से v गायब, यहाँ से ये गायब, l से l गायब, आ क्या गया यहाँ पे 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि वी डी डैश जो है वो क्या हो गया वी डी का हाफ हो गया। क्लियर हो रही बात है, रिजल्ट समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया, आराम से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। ओके 22 नंबर क्वेश्चन है, अभी उसी में बी पार्ट है भाई, 21 के बी पार्ट में भी एक सेकंड पार्ट है। When electron drift in a conductor from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the conductor are moving in same direction? ये क्या घटिया क्वेश्चन है। देखो भाई ये कह रहा कि यदि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है ड्रिफ्ट कर रहा है लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो क्या ये सेंस करता है कि भैया सेम डायरेक्शन में करंट सारे भाग रहे हैं दर 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 दर, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है रैंडम होता है, ब्राउनियन मोशन के हिसाब से होता है, जिगजैग मोशन होता है। क्लियर कोई बात है, बस हम जब भी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करते हैं वेलोसिटी की तो क्या लेते हैं एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, क्या लेते हैं एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, टाइम जो लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं।
तो आपको पता है कि लगातार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है, तो कोलिजन हुआ तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भैया सेमी डायरेक्शन में भागते रहेंगे, सही बात है, तो नो दैट्स नॉट पॉसिबल, आपको पता है। आगे चले, अगला क्वेश्चन, यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एंड हेंस एट इट्स सेंटर। भाई ये क्वेश्चन डेरिवेशन का है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इसे आप खुद करें घर पे, ठीक है, क्योंकि इसे मास्टरों ने भी कराया, सारी चीजें कराया, तो ये कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। डेरिवेशन का क्वेश्चन है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए, कहाँ पे डीएल एलिमेंट लेना है, कैसे उसका करना है, क्या चीजें करनी है, कहाँ पे कंपोनेंट तोड़ना है, फिर क्या होगा, वाई एक्सिस वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा 2b sin थीटा। ओके, कराना पड़ेगा क्या, अरे छोड़ो यार, वैसे ही लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट आई इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल इज हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ा सा कम समय भी लगेगा। देखो भाई, कोई इंडक्टर आपको पता है, इंडक्टर सेम है सोलेनॉइड, ठीक है। अब यदि बात करें तो इसमें कह रहा है कि इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये आपको पता ना किसके लिए होता है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। इसमें आपको बतलाना है भाई कि जो करंट आई की वजह से, इसमें करंट कितना सप्लाई किया गया, आई करंट सप्लाई किया गया, तो जब करंट आई की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, वो आपको बतलाना है कि हाफ एल आई स्क्वायर के इक्वल हो रही है। देखो भाई, एनर्जी का सिस्टम सा फंडा एक होता है कि आपको एनर्जी कोई भी चाहिए, आपको सीधा किससे जाना होता है, वर्क डन से। किससे जाना होता है, वर्क डन से। इतना दिमाग में डालो तुम, कोई भी एनर्जी कहीं भी पूछी जा रही है, तो एक ही प्रोसेस है, वर्क डन। क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू होता क्या है भाई, तो वर्क डन इक्वल टू आप कहेंगे सर होता है Q इंटू वी, ठीक। इसको और थोड़ा सा हम लिखें तो क्या लिखते हैं, वी आई इंटू टी। सर क्लियर होगी बात है, अरे याद आ रहा है कुछ आप लोगों को। अब यदि मैं कहूँ कि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर वी इंटू डी क्यू हो जाएगा सर, वी इंटू डी क्यू हो जाएगा सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी तो भैया कांस्टेंट है आपका, लगातार सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आई भी क्यों होगा, सप्लाई होगा लगातार। अब भाई चेंज क्या हो रहा होगा, टाइम, तो क्या होगा, वी आई डी टी आ गया। तो इसी रिलेशन का हमें इस्तेमाल करना है। अब बात ये है कि तुम्हारे पास करंट है, क्या है, करंट है, टाइम को तो छोड़ ही दो, अभी भूल ही जाओ, ठीक है। अब हम बात करें तो वी हमारे पास नहीं है सर, वी हमारे पास नहीं है। तो मैं आपसे यदि बात करूं, आप यदि पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सोलेनॉइड और इंडक्टेंस, सोलेनॉइड और इंडक्टेंस क्या होता है भाई, तो माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी। याद आ रहा है आप लोगों को, माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी। इफ यू रिमेंबर, मेरे ख्याल से रिमेंबर कर ही रहे होंगे आप, कोई दिक्कत की बात है नहीं, बोलो भाई, याद आ रहा, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी, यही तो होता है, बोलो भाई। अब हमें निकालना क्या भाई, वर्क डन, वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड इसमें, इंडक्टेंस में, अगेंस्ट ईएमएफ ई। क्लियर बात है। तो यहां से आपकी हम यदि बात करें तो डी डब्ल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ईएमएफ ई, क्या आ जाएगा भाई आपका, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वी आई डी टी, माइनस ऑफ वी आई डी टी। अब यदि हम यहाँ पे हम देखें तो माइनस v की वैल्यू क्या होगी, v ही तो ईएमएफ है, v ही तो ईएमएफ है, ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, v कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे यदि हम इसको पुट करें तो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन में माइनस ऑफ एल डी आई, क्या हो रहा है भाई, आजा, डी आई अपॉन में डी टी इंटू डी टी, यहाँ पे आई भी है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ यदि हम देखें तो dt से dt क्या हो गया, कैंसिल, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर एल आई डी आई, यही तो आया। अब तुम्हें वर्क डन निकालना है, क्या निकालना, वर्क डन। तो हम शुरू करते हैं भाई, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से डब्ल्यू, और इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से
आई करंट के लिए इंटीग्रेट करते हैं, 0 से आई करंट के लिए इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडक्टेंस में क्या होता है, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, वैसे वैसे क्या होता है उसमें भाई ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी के हिसाब से क्या होता है करंट भी चेंज होता है। तो भाई 0 से करंट क्या होगा, मैक्सिमम तक पहुंचेगा ना, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा, और उसके साथ साथ क्या होगा उसमें करंट भी बढ़ता जाएगा। क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा डब्ल्यू, यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो एल तो बाहर आ जाएगा, आई का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आई स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, 0 से आई। अब इसको आप सॉल्व करें तो आप जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ये आया आपका डब्ल्यू, ये आया आपका डब्ल्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। क्लियर होगी बातें, इस तरीके से आपको इस डेरिवेशन को करना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अच्छा, इसमें भी बी पार्ट है, इसमें बी पार्ट ये है भाई, कंसिडरिंग द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। देखो भाई ये क्वेश्चन आसानी है, वही सेम क्वेश्चन है, आपको पता है सोलेनॉइड इज सेम एज इंडक्टर। ओके, ये है इंडक्टर जिसका क्या है सेल्फ इंडक्टेंस एल है। तो इससे पहले जस्ट हमने क्या किया है, एनर्जी कैलकुलेट किया, इसका क्या आ रहा है भाई आपका। अच्छा, ये ए बी पार्ट में एक ही क्वेश्चन में, इसमें इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सेम पार्ट का ही क्वेश्चन है। ये कैलकुलेट करने के बाद इस रिजल्ट को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको यदि पता है तो हमने निकाल लिया यहाँ पे कि एनर्जी इक्वल टू आ क्या गया आपका भाई, वर्क डन इक्वल टू क्या है, एनर्जी इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर है। क्लियर हो बात है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें बस सोचना है बेसिक बेसिक चीजें कि हम एल को कैसे रिप्लेस कर दें, एल को किस वैल्यू से रिप्लेस कर दें कि बी आ जाए, आई को कैसे रिप्लेस कर दें कि बी आ जाए। आप क्लियर बात है। तो एक बात मैं पूछूं आपसे, तो आपको याद होगा कि एल इक्वल टू क्या होता है आपका, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। याद आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा, बोलो भाई। यही होता है ना, एन जो होता है ये होता है, और नहीं ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होता है, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, हाँ सही। और इसी को जब हम लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन अपॉन में एल हो जाता है। याद आ रहा है आप लोग को, एन अपॉन में एल हो जाता है। तो कैपिटल एन को लिख क्या देंगे हम, एन इंटू एल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कैपिटल एन को क्या लिख देंगे हम, एन इंटू एल लिख देंगे। तो यहाँ से आ क्या जाएगा आपका, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन में एल। तो एल से एल गायब हो गया, क्या आया आपका, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। कोई आपत्ति है, और यहाँ पे एक एल बच गया। ठीक है, एल स्क्वायर से एक ही एल तो गायब होगा, तो म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल, ये आता है आपका एल का वैल्यू। कब भाई, जब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं क्या होते हैं भाई तुम्हारे, कैपिटल एन होते हैं। क्या होते हैं, कैपिटल एन होते हैं। इसका लेंथ एल होता है, इसमें करेंट आई जाता रहता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहाँ पे इन्होंने सारे कंडीशन दे रखे हैं सोलेनॉइड वाले। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बी इसके थ्रू पास कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है। अब यदि बात करें यहाँ से, तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ वो क्या हुआ बेटा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हुआ। क्या हुआ, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हुआ। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे सर बी अपॉन में म्यू नॉट एन हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन में म्यू नॉट एन हो जाएगा। बस ये वैल्यू यहाँ पे उठा करके फटाफट आप क्या करिए, पुट कर दीजिए, हाफ ऑफ एल। आई की वैल्यू क्या है भाई, एल की वैल्यू पहले पुट कर लो, एल की वैल्यू क्या है, तो एल की वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। स्क्वायर के साथ पुट करेंगे ना, स्क्वायर कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गायब हो गया, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट गायब हो गया। अब तुम्हें क्या आ गया भाई, तो सर यहाँ से आ गया हाफ ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू इंटू ए इंटू एल। हमें एनर्जी चाहिए कैसे,
एनर्जी की हमें डेंसिटी चाहिए, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी होने का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्या, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ए इंटू एल क्या है भाई तुम्हारा, ये ए इंटू एल क्या है, ये वॉल्यूम ही तो है। तो इसको यहाँ पे लाओ ना भाई, इसको डिवाइड कर दो, इसको इधर ला दो, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन में एल आ गया। और यही क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी आ गई आपकी। कोई दिक्कत इसमें, आपत्ति? क्योंकि क्या गया, हाफ ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है भाई, तो आपको पता है कि इसमें दे रखा है कि फ्री स्पेस है। क्या है, फ्री स्पेस है, तो उसका ये कांस्टेंट है। आगे चले, परमिटिविटी कांस्टेंट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। A parallel plate capacitor is charged by an AC source so that the sum of conduction current and the displacement current has the same value at all points of the circuit. In case A above is Kirchhoff first rule valid at each plate of capacitor. अच्छा, एक खास बात ये है भाई, किरचॉफ लॉ कैसे वैलिड नहीं होगा? सही बात है, लॉ होते ही क्या है, यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल है। तो पहली बात, तो पहले आंख बंद करके बी को बोल दो, यस किरचॉफ लॉ इज वैलिड। क्लियर हो गई बात है, समझ में आ गया, कोई आपत्ति यहाँ पे? अब देखो भाई, हम बात करते हैं आईसी की और आईडी की। यदि हम आईसी की बात करें भाई और आईडी की बात करें, तो ये वाला जो करंट आता है और ये वाला जो करंट आता है, ये जो करंट है बेटा क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी होता है। क्लियर है, कोई आपत्ति इसमें किसी को? मेरे ख्याल से नहीं। आईडी की बात करें भाई, तो ये क्या होता है भाई, ड्यू टू इंड्यूस करंट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन बिटवीन द कैपेसिटर। तो इसको क्या लिखते हैं भाई हम, तो इसको हम लिखेंगे आपका, इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ एल डी फाई ई अपॉन में डी टी। इसको हम ये लिखते हैं, किसी को आपत्ति यहाँ पे? माइनस एल नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी अभी ये ले इतना हो गया ना, कंफ्यूज कर गया। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। दोनों में तो समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, क्या बात कर रहे हैं, कैपेसिटर की। खास बात यह है कि आउटसाइड द कैपेसिटर क्या होता है, आउटसाइड द कैपेसिटर आईसी जो होता है वो क्या होता है भाई, मैक्सिमम होता है तुम्हारा, और आईडी जो होता है यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। इनसाइड द कैपेसिटर भाई क्या होता है, इनसाइड द कैपेसिटर। तो इनसाइड द कैपेसिटर यदि बात करें, तो आईडी जो होता है वो क्या होता है, अपने चरम सीमा पे होता है, और आईसी जो होता है जीरो होता है। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति है यहाँ पे? नहीं सर। अब यदि बात करें तो कुल मिलाकर के I इक्वल टू होता क्या, तो I इक्वल टू होता है सर आईसी प्लस आईडी। तो हम यदि यहाँ पे देखें तो आईडी जब जीरो है बेटा, तो ये आईसी जो क्या है, आई के ही तो इक्वल है। और यहाँ पे देखें आईडी मैक्सिमम है, आईसी जीरो, तो इसका मतलब इस समय आई किसके इक्वल है, आईडी के ही तो इक्वल है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग समय पे क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ये प्योर कंडीशन है। क्या है, प्योर कंडीशन है, जिसमें कि क्या होगा भाई, आउटसाइड द कैपेसिटर आईसी मैक्सिमम होगा और इनसाइड द कैपेसिटर आईडी मैक्सिमम होगा। अब इसको शो कैसे करेंगे, सच में ऐसा होता है, जैसे ही बाहर कैपेसिटर गए तो क्या हो गया, आईसी केवल बच जाता है, और इनसाइड द कैपेसिटर है तो क्या बच गया, आईडी केवल बच जाता है। क्लियर हो बात है? अब यदि इसको हमें शो करना है, इसको हमें शो करना है, तो इसको शो करने के लिए आपको क्या लेना होगा भाई, आईडी का हेल्प लेना होगा। आईडी का हेल्प लें यदि, तो एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखा गया, डी फाई ई अपॉन में डी टी तो लिखा गया। अब यदि हम बात करें बेटा, तो चेंज इन जो चार्जेज होते हैं, क्या होता है, चेंज इन चार्जेज होता है, उसी की वजह से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है। और किसी भी क्लोज सरफेस एरिया में क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस एरिया में, ठीक है, इन क्लोज सरफेस एरिया में यदि हम बात करें तो क्या होता है भाई, आपका फाई ई, आप बताएंगे सर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम। ठीक है भाई, तो इसको हम यदि यहाँ पे लिखें, इसको यदि हम यहाँ पे लिखें, तो एप्सिलॉन नॉट डी
क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी टी। क्यू जो होता है इनक्लोज्ड होता है, ओके। अब यदि यहाँ से हम बात करें तो आप कहेंगे सर एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में इस नीचे कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, बच क्या गया डी क्यू अपॉन में डी टी। एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हुआ। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर एक्चुअली आई डी इक्वल टू जो आया है वो क्या है, डी क्यू इंक्लोज्ड अपॉन में डी टी आया है। और अभी जैसे मैंने बात किया था आपसे कि आई डी जो होता है ये होता है और आई सी जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है आई डी इक्वल टू क्या है, आई सी है। क्या है, आई डी इक्वल टू आई सी है। यानी कि जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। इसका मतलब आई डी इक्वल टू क्या हो रहा है, आई सी हो रहा है। इसका मतलब जो आई नेट है, जो क्या है आई नेट है, वो क्या है भाई, हर कंडीशन में कंजर्व है। क्या है, कंजर्व है। आई सी प्लस आई डी क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। क्लियर हो गई बातें, कोई आपत्ति है यहाँ पे नहीं ना, और कुछ रह गया इसमें? तो ये बातें क्लियर हो गई, आई सी प्लस आई डी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। अगला क्वेश्चन है उसके बाद, द सैचुरेशन करंट, द saturation current in case A is different for different intensity if one goes on increasing the wavelength of light incident on a metal surface giving its intensity constant, emission of photoelectrons stop at a certain wavelength for this। ये सीधा सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इसको आप आसानी से खुद भी सोच पा रहे हैं। 2 सेकंड सोचिए जरा, तो आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, बोलो भाई। क्या जी, सोच पा रहे हैं कुछ? ऐसे नहीं हो पाएगा, सोचना पड़ेगा। चलो भाई, तो इसमें हम यदि बात करें, ए पार्ट की हम बात करते हैं, तो ए पार्ट में यही कह रहा है ना सिंपल सा, कि भाई जो भी, जैसे मान लीजिए मेटल जो सरफेस है, मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है भाई, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है भाई, इन्हीं को तो निकालना होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को गिरा करके। इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन जब गिरते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब गिरते हैं तो क्या करते हैं, एक एनर्जी पैकेट लेके चलते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, एच न्यू के इक्वल होती है। एच न्यू क्या होता है बेटा, ये एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। अब खास बात ये है कि ये कह रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से क्यों नहीं इजेक्ट होते हैं। रीजन है भाई, कुछ जो है बेटा, सम ऑफ देम आर tightly bounded, tightly bounded, and some are loosely bounded। अब बात ये है भाई कि कुछ टाइटली बाउंडेड है, कुछ लूजली बाउंडेड है। तो भाई जो टाइटली बाउंडेड है तो इनका क्या होगा भाई, वर्क फंक्शन विल बी मोर देन, टाइटली वाले का वर्क फंक्शन विल बी मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर की बात है। अब वर्क फंक्शन ज्यादा है इनका, तो जब फोटोन जाएगा तो फोटोन की ज्यादा एनर्जी किस में चली जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन को पहले तो निकालने में, मेटल सरफेस से बाहर लाने में। उसके बाद भाई जब वर्क फंक्शन में इसमें ज्यादा एनर्जी चला गया तो इस केस में क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी टाइटली का क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा इन कंपेयर टू लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग गया। अब भाई जो एनर्जी बचा है वही तो कन्वर्ट होगा ना आपका किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर बात है। तो सिंपल सा रीजन इतना ही है आपका कि ये डिपेंड करता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है मेटल सरफेस में, वो टाइटली बाउंडेड है या लूजली पैक्ड है। क्लियर बात है। यदि जो टाइटली बाउंडेड है तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्या होगी, कम होगी। और जो लूजली बाउंडेड होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन सिंपल सा है कि जो टाइटली बाउंडेड है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो भाई जो फोटोन जाएगा उसकी एनर्जी वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर जाएगा। ठीक है, आगे चले, बहुत बढ़िया। तो अगला इसमें पार्ट क्या है, द सैचुरेशन करंट इन केस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। देखो भाई,
इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो आप, ये बात एकदम सत्य है, ठीक है भाई, कि डिफरेंट डेंसिटी के लिए जो सैचुरेशन करंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखो भाई, इंटेंसिटी जो है ना, या जो सैचुरेशन करंट है, ये हो क्यों नहीं रहा आज, जो सैचुरेशन करंट है, क्या है, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है। अब मैं खास बात करूं आपसे, इंटेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि मैं अब आप खास बात करूं, खास बात क्या है भाई, कि सिचुएशन करंट इंटेंसिटी की डायरेक्टली, अब भैया इंटेंसिटी क्या होती है इस बात को समझते हैं, कैसे ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। आप इतना तो मानते हैं ना कि जो करंट होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, डी क्यू अपॉन में टी टी पे, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात है। अब एक बात बताओ बेटा, चार्ज यहाँ पे क्या है, जब फोटोन जा रहा है, मेटल सरफेस से टकरा रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है निकल करके, समझ में बात है, जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है तभी तो भाई क्या हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, और जब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है भाई, करंट जनरेट हो रहा है। अब यदि हम बात करें भाई, अब जितना ज्यादा फोटोन जाएगा, जैसे मान लो 1 सेकंड में 10 फोटोन गया तो 10 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो बात ये है, जब 10 इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज ज्यादा निकला, चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, तो चार्ज ज्यादा निकला तो भैया करंट ज्यादा होगा। समझ में आई कि नहीं मेरी बात है। तो कुल मिला के इंटेंसिटी का खेल यही है कि वो चार्ज कितना निकाल रहा है, और चार्ज निकलने से कौन डिपेंड कर रहा है भाई, करंट। क्लियर हो गई बात है। तो इंटेंसिटी जो होता है बेटा क्या होता है, पर यूनिट एनर्जी, एनर्जी डिफरेंशियल लिख रहा हूं मैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड टाइम होता है, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम होता है। सही बात है कि नहीं। इसको हम लिखते क्या भाई, ई अपॉन में, ये कुछ दिक्कत कर रहा है, क्या लिखते हैं भाई, एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू टाइम होता है। सही बात है कि नहीं। तो बात यही है भाई, यदि इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्या होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा फोटोन यदि टकराएंगे जाकर के, ज्यादा चार्ज निकलेगा, ज्यादा चार्ज निकलेगा तो सिचुएशन करंट ज्यादा होगा, कम फोटोन निकलेंगे, कम चार्ज निकलेंगे, सिचुएशन करंट कम होगा। क्लियर हो रही मेरी बात है। इसीलिए इंटेंसिटी चेंज होगा तो बेटा क्या होगा, तुम्हारा सिचुएशन करंट भी चेंज होगा। सिंपल सा। आगे चलते हैं, अगला क्या है भाई, अगला, इफ वन गोज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस गिविंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स एट अ सर्टेन वेवलेंथ फॉर दिस मेटल। सिंपल सी बात है भाई, E इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू होता है, आपको पता है। और यहाँ पे अब बात वेवलेंथ की आ गई तो भैया रिश्ता हम किसमें ढूंढेंगे, वेवलेंथ में, तो क्या हो जाता है, एस सी बाई लेमडा होता है। ठीक बात है। अब बताओ, लेमडा यदि बढ़ेगा, लेमडा यदि बढ़ेगा, ई क्या होगा बेटा, घटेगा। ई घटते घटते एक समय आएगा बेटा, लेमडा बढ़ना शुरू हो गया, ई घटना शुरू हो गया, ई घटना शुरू हो गया। क्या वर्क फंक्शन भी घटेगा, क्या वर्क फंक्शन तो क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला। यदि वर्क फंक्शन कांस्टेंट है भाई, तुम्हारा क्या है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, तो एक ऐसा समय आएगा कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी घटते 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 क्या हो जाएगी, लेस देन 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन वर्क फंक्शन हो जाएगी। और यदि वो लेस देन वर्क फंक्शन हो गई तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्या भाई, वर्क फंक्शन के इतना तो एनर्जी मिनिमम चाहिए होती है ना इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। तो यही लॉजिक है बेटा, लेमडा घटने की वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी या फोटोन घटना शुरू हो जाएगा, एनर्जी या फोटोन घटना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा। तो कंडीशन वही है जिस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे, जब वो क्या हो जाए, एनर्जी फोटोन के जो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है उससे क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर कट। आगे चले, अगला क्वेश्चन है भाई, डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। डिफाइन करना आपको मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट क्या होता है भाई, मास डिफेक्ट क्या होता है, तो मास डिफेक्ट सिंपल सा क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है, किसका बेटा, डिफरेंस होता है, किसका, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ
न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यही तो होता है। क्लियर हो रही बात है। डिफरेंस होता है किसका, डिफरेंस ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि आपको पता है कि जब भी क्या होता है कि न्यूक्लियस क्या कहते हैं, कंबाइन होकर के एक न्यूक्लियस को तैयार करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियस को तैयार करते हैं, तो उसमें से कुछ एनर्जी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बेटा, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में। सेम कंडीशन यहाँ पे। क्लियर हो गई बात है। अब आगे क्या पूछ रहे हैं भाई, बाइंडिंग एनर्जी की बातें कर रहे हैं। क्या है भाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है भाई, तो बाइंडिंग एनर्जी सिंपल से शब्दों में यदि बात किया है तो ये किसी एक न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स को, किसी एक न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स को क्या करना, न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, हमें क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है न्यूक्लियॉन्स में, उसी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर बात है। और उसको निकाल करके केवल वहीं पे छोड़ देने के लिए नहीं बात की जा रही है, उसको इनफाइनाइट पोजीशन तक ले जाना है। कहां ले जाना है, इनफाइनाइट पोजीशन तक। दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर हो गई बात है। आगे चलें, डिस्क्राइब फ्यूजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। फ्यूजन क्या होता है भाई, बेसिकली यदि हम बात करें फ्यूजन की, तो फ्यूजन एक क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि दो नहीं, फ्यूजन है ना, फ्यूजन नहीं है, ठीक है, फ्यूजन है। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि एक हैवियर न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट होती है बेटा, दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होती है। क्या होती है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होती है। इसमें कंडीशन ये होता है कि जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी, उनका जो मास होना चाहिए ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, एक दूसरे के आसपास हो जाता है। दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। क्लियर होगी बात है। अब यदि हम बात करें भाई न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है भाई, अच्छा ये तो हो गया, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या, अ न्यूट्रॉन कंटेन्स अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन हैज अ मास ऑफ इतना इतना, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट एंड इट्स एनर्जी। भाई आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो मास डिफेक्ट एंड डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या हो जाएगा भाई, तो ये किसकी बात किया जा रहा है, न्यूट्रॉन कंटेंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। और इसका जो मास दिया एंड हैज अ मास ऑफ दिस। एक बात समझो आप, यहाँ पे दो चीजें हैं, ये जो मास दिया है ना बेटा, ठीक है, ये जो मास दिया है ये तुम्हें न्यूक्लियस का मास दिया है। किसका मास दिया है, न्यूक्लियस के, उसके। क्लियर हो गई बात है। आपको जो न्यूक्लियन का मास है वो आपको यहां से कैलकुलेट करना होगा, जो इंडिविजुअल मास दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ और एमएन दिया हुआ। क्लियर हो गई बात है। अब यदि हम बात करें यहां से, तो डेल्टा एम हो क्या जाएगा, एम ऑफ पी प्लस एम ऑफ एन माइनस एम, जो गिवन है, क्या है, गिवन है। इस मास को हम क्या कह देते हैं भाई, और कोई कलर नहीं है क्या, इस मास को हम कह देते हैं एम। तो यहाँ पे आपको एम दिया हुआ है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें एम पी क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर 1.007277 प्लस एम एन क्या है 1.008665 माइनस एम क्या है आपका 2.0135553 AMU है। क्या है, AMU है। ये बात, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका डेल्टा एम आएगा। क्या आएगा, डेल्टा एम आएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं भाई, आजा, नहीं तो कहोगे कि मास्टर आलसी है। 3 3 6, तो 7 5 12, 7 1 8, 8 6 14, 6 1 7, 7 2 9 और 8 7 15, 15 तो 15 ही होगा क्योंकि 9 हो गया यहाँ पे, 0 1 1 1 2। ठीक है, तो यार 2.015942, यदि मेरी कोई गलती नहीं हुई कैलकुलेशन में, तो 013553। अब यहाँ यदि आप सॉल्व करेंगे
तो आ क्या जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 3 यानी कि 13 माइनस 5, then it will become 7, and 8 minus 3, it will becomes 5, and 5 minus 3 2, and 1 minus 1 तो गायब ही हो गया आपका, अब 2 minus 2 भी गायब हो गया, यानी क्या आ गया 0.0 0.0 ठीक 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 0.00 में आ रहा है ना। 12 में से 3 गया 9, और 13 में से 5 गया 7, ओके 13 में से 5 गया 7 नहीं 8 होगा ना, 8 हो गया यहाँ पे, और 9 माइनस नहीं नहीं 8 माइनस 5 गया, 8 माइनस 3 5 हो गया है आपका। अच्छा पहले ही मैंने माइनस कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, एक बार और देख लेते हैं इसको। ऐसी गलतियाँ तो नहीं होती मेरे से। 12 में से 3 गया 9, 4 13 में से 5 गया 8 5 13, ओके। अब यहाँ पे यदि बात करें ये सॉल्व हो गए। अब 9 की बात, 9 यहाँ पे 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 तो ये आ गया आपका 3, और इसके बाद आगे बारी 5 की, तो 5 माइनस 3 हुआ तो क्या आ गया 2, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0.0, ये आ गया आपका मास, ठीक है 0.002389। अब तुम्हें क्या चाहिए, एनर्जी, क्या चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू होता क्या है डेल्टा एम सी स्क्वायर। यदि आपसे बात करें तो इसमें एनर्जी कैलकुलेट करना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें करना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सीधा एक फॉर्मूला है बेटा, E इक्वल टू 931, इसको हटाओ, डेल्टा एम इंटू, यहाँ पे सीधा लिखते हैं डेल्टा, अरे फिर वही लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखते हैं भाई 931.5 इंटू डेल्टा एम, ठीक है भाई। ये क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको आप कैलकुलेट करते ही क्या पाएंगे आंसर, जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपकी निकल जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत आपत्ति, ठीक है। तो थोड़ा सा मास डिफेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं, और ऐसा कैलकुलेटिव नहीं होते, क्योंकि एएमयू में कैलकुलेट करना तो बड़ी आसान होता है इसमें डेटा, ठीक है सीधा सीधा आता है। लास्ट में थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन क्या होता है आपका टिपिकल हो जाता है, जो कि आसानी से कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ है। ओके, तो यहां तक हमने किया क्वेश्चन नंबर 27 तक, आगे है 28 नंबर। अब 28 नंबर भाई अगले क्लास से करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए बहुत हो गया है, और मेरे ख्याल से 52 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा, और आप भी मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझेंगे, और चैनल को आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर हो इस एग्जाम में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।